जय हिंद दोस्तों, मैं यशु जैन आपका स्वागत करता हूं। अब हम 21 जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि हम आज 2 वीडियो देंगे, तो 21 जनवरी तक की आपकी जितने भी करंट अफेयर्स थे वो हम इन वीडियोस में कवर कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं अपने गणतंत्र दिवस की कर रहा हूं। भारत का जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, उसमें जो हमारी भारतीय वायुसेना की महिला पायलट है जिनका नाम है भावना कांत, वो शामिल हो रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिला पायलट इस गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रही है। तो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी जो जिनका नाम है भावना कांत। ये भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ की झांकी में हिस्सा लेंगी। इनकी फोटो आप देख पा रहे होंगे। तो ये पहली बार ऐसा भारतीय इतिहास में होगा। तो अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है जिसके लिए आपको तैयार रहना है। दूसरी बात है, आप लोग जानते हैं कि अमेरिका में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। चुनाव के बाद 20 जनवरी की डेट परंपरागत तौर पर फिक्स होती है अमेरिका में। कोई भी राष्ट्रपति पद की शपथ जो ली जाती है वो 20 जनवरी को ही ली जाती है। तो इस 20 जनवरी को भी अमेरिका में जो बाइडेन, इनका पूरा नाम है, जो नए राष्ट्रपति बने अमेरिका के, जो बाइडेन ने अब अपने अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर शपथ ली है, शपथ ग्रहण किया है, गोपनीयता की शपथ ली है। देश के इतिहास में सबसे उम्र दराज के राष्ट्रपति हैं ये। अभी तक अमेरिका में इससे इतने उम्र के कोई भी राष्ट्रपति नहीं बने थे। ये सबसे उम्र दराज के राष्ट्रपति हैं और इनकी उम्र है 78 ईयर्स। 1 नवंबर 2020 को ये हो गए हैं। तो 78 ईयर्स के ये पूरे हो चुके हैं। चीफ जस्टिस, क्योंकि वहां पर जो शपथ दिलाई जाती है वो चीफ जस्टिस के माध्यम से दिलाई जाती है। तो चीफ जस्टिस जॉन जी रॉबर्ट जूनियर कैपिटल हिल्स के वेस्ट फ्रंट पर बाइडेन को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जो शपथ लेगा, जो बाइडेन की फोटो है। जो बाइडेन का जो पूरा नाम है वो है जोसेफ आर बाइडेन, इनका पूरा नाम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बराक ओबामा थे, उनके शासन काल में उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो यानी जो बाइडेन जो है वो नए फ्रेशर नहीं है। एक अच्छा एक्सपीरियंस इनको ये है कि ये उपराष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं। और सबसे मजे की और अच्छी बात ये है कि भारतीय मूल की कमला हैरिस नाम है इनका, आप देख सकते हो। ये भारतीय मूल की हैं और उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी ये भी इनके साथ ही। तो इसका मतलब ये हुआ कमला हैरिस और जो बाइडेन, ये दोनों, जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ ले रहे हैं। इसके बाद दुर्लभ रोगों के लिए क्राउड फंडिंग की बात कही गई है। क्राउड फंडिंग का मतलब एक ग्रुप, क्राउड का मतलब लोग, फंडिंग का मतलब पैसा। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को ये ड्यूसेशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये एक दुर्लभ रोग है। दोबारा बता दूं, ड्यूसेशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसके बारे में जो दिल्ली उच्च न्यायालय था ये उसके लिए सुनवाई कर रहा था। तो 2 बच्चों की सहायता के लिए क्राउड फंडिंग की संभावना का पता लगाने के लिए कहा है कि इन कोशिश करो क्राउड फंडिंग हो जाए। तो क्राउड फंडिंग क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि क्राउड फंडिंग होनी चाहिए उन बच्चों के लिए। तो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा ये एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की बात पहले भी कह चुका है। तो ये क्वेश्चन यहां से भी बनता है। मौलिक अधिकार, जो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, और जो जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत ये भी एक मौलिक अधिकार है। ये दोनों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो यहां पर एक बात हो गई। अब दुर्लभ रोगों के लिए एक मसौदा तैयार हुआ था 2020 में। अब बात आ रही है कि उसको कार्यान्वित किया जाना चाहिए बहुत जल्दी। दुर्लभ रोगों के लिए हमारी सरकार कोई ना कोई कदम उठाएगी या उठा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, क्राउड फंडिंग क्या होती है? क्राउड फंडिंग ये होती है कि जो अलग अलग क्षेत्र में जो लोग होते हैं, निवेशक होते हैं, दानदाता होते हैं, वो अपना सामूहिक प्रयास करते हैं। सब लोग मिलकर कुछ पैसे डोनेट करते हैं और उसके बाद उस पैसे से जो दुर्लभ रोग का पीड़ित व्यक्ति है उसको उसकी मदद की जाती है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से, यहाँ से फंड क्रिएट किया जाता है अलग अलग लोगों से, और उन दुर्लभ लोगों वाले जो गरीब लोग हैं उनको इससे मदद पहुंचाई जाती है, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। और जो ड्यूसेशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे, डीएमडी, ये क्या बीमारी है? ये एक आनुवांशिक विकार है। मतलब पुराने समय से उनको, मतलब आनुवांशिक मतलब वंश के हिसाब से वो बढ़ता चला जाता है, आता जाता है वो। इसमें डायस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारी मांसपेशियों में, कोशिकाओं में, जिसकी वजह से हमारी विकृति, कमजोरी आ जाती है। आप देख सकते हो एक चित्र के माध्यम से। तो इससे बच्चों को कमजोरी आ जाती है। तो ये एक बड़ा दुर्लभ रोग है जिसके लिए हाई कोर्ट बात कर रहा था।
तो ये इसके लिए क्राउड फंडिंग की बात चल रही है। क्राउड फंडिंग के लिए कहा गया कि कितनी जल्दी से जल्दी वो उसकी उम्मीद हो और उसके मतलब चीजें ठीक हो जाएं तो बेस्ट होगा। देन फिर हम बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक बैड बैंक बनाने का प्रस्ताव पर विचार करने को कहा है। बैड बैंक बैड बैंक एक क्या होता है? बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा होती है जो जिसके अंतर्गत जो आर्थिक संकट है उसके समय में जो घाटे में चल रहे हैं बैंक, उनको अपनी देयताओं और एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी जो उनकी एनपीए होते हैं, एनपीए का मतलब होता है जो पेमेंट वापस नहीं आती बैंकों के पास, वो दूसरे बैंकों को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो एक ऐसा बैड बैंक बनेगा जो सारे एनपीओ को लेगा और एनपीए लेने के बाद वो जिन लोगों के वो एनपीए होंगे या जिन कंपनीज के वो एनपीए होंगे, तो ये बैड बैंक उनसे वो एनपीए वसूल करेगा। तो इस तरह का भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बैड बैंक बनाने की योजना पर विचार करने की बात कही है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो बैड बैंक एक परिसंपत्ति पूर्ण गठन कंपनी है, एआरसी है, या फिर इसको आप कह सकते हो परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, एएमसी भी इसको कह सकते हो। तो जो वाणिज्यिक बैंक के बैड ऋणों को अपने नियंत्रण में लेकर, वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं कॉमर्शियल बैंक, उनके जो बैड ऋण होते हैं जो वापस नहीं आते हैं, वो उनको अपने कंट्रोल में लेती है और उसके साथ सारा प्रबंधन करती है और समय के हिसाब से वो उसके धन की वसूली करती है। तो इस तरह से रिजर्व बैंक ने बैड बैंक की बात कही है। देन फिर मैं बात करता हूं नेपाल की। भारत और नेपाल ने संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक का आयोजन किया है और इसमें नेपाल और भारत ने मिलकर कालापानी सीमा विवाद के मुद्दे को उठाया है। कालापानी सीमा विवाद भारत और नेपाल का एक पुराना मुद्दा है, इसके बारे में इन्होंने बात की है और दोनों पक्षों ने बिजली, तेल, गैस, जल संसाधन, क्षमता निर्माण, पर्यटन, बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में भी दोनों देशों ने चर्चा की है। और ये भारत और नेपाल की जो बैठक हुई है ये अपने आप में बहुत अहम मानी जा रही है, जिस समय में नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता है और चीन उसमें लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। तो इस तरह से भारत और नेपाल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है भारत में, उसके विकास के लिए एक मंत्रालय, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय है जिसको डोनर भी बोला जाता है, उन्होंने एक उत्तर पूर्व उद्यमिता कोष NEVF योजना पर एक अपडेट जारी किया है। इसके अंतर्गत यानी वित्त से संबंधित जो वित्त निगम है उससे संबंधित सितंबर 2017 में इसके बारे में पूरी रचना की गई थी कि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उनमें किस तरह से वित्त को यानी पैसे से मजबूत किया जाए, उनके लिए कैसे योजनाएं बनाई जाएं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया और ये कहा गया है इसमें कि जो NEVF है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला और एकमात्र समर्पित उद्यमिता कोष है। यानी इससे लेकर उद्यम बनाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, यहां से पैसा लो और उद्यम लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ, तो नॉर्थ ईस्ट में जो कमी है डेवलपमेंट की वो पूरी होगी। तो इस कोष की स्थापना 100 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि से की गई है। उद्देश्य है व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाना, कौशल विकास को बढ़ाना। जो NELRP यानी उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना है, इसकी शुरुआत 2012 में हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन यहां पर बन जाता है उत्तर पूर्व से। योजना को मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, इन सब जगहों पर लागू किया गया, इनके जिलों में लागू किया गया, ये आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हम जब बात करते हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो के साथ, इस बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।